आज़ादी की हिफाजत ना करने वाला गुलामी में गिरफ्तार हो जाता है। आपने अपनी तमाम अयाशियों को बरकरार रखते हुए ये बजट पेश किया है। इससे आम आदमी तो बुरी तरह से कुचल कर रख दिया गया है। इतने हमारे अंकल हो चुके हैं ना क्रिकेट के, इन सबको जनाब टीम में शामिल कर लेना चाहिए। चैंपियन लीग के खिलाड़ियों ने जो कारकर्दगी दिखाई है ना, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज उन्होंने बरकरार रखा। ये कौन सी बलोची लड़की है जो आज बलोची लिबास में इनसे आके बलोची में बात कर रही है? वो मुझे शुरू से देख रहे हैं कि एक लड़की है कैमरा हाथ में और वो घूमती फिरती रहती है हर जगह, वो बस कर रही है ब्लॉग। अच्छा, ये वैसे आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रम के महीने का आगाज़ हो चुका है, तो आज हमने कोट ऑफ द डे इसी मुनासिबत से शामिल किया है। हज़रत अली से मंसूब एक कौल है कि आज़ादी की हिफाजत ना करने वाला ग़ुलामी में गिरफ़्तार हो जाता है। तो हमें अपनी इस आज़ादी की हिफाजत करनी चाहिए, एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए ताकि हमारी इस आज़ादी को कोई ग़ुलामी में तब्दील ना कर सके। तो इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे, शामिल करेंगे आज की बड़ी खबर। अपने बजट को समझो, हुकूमत की आवाम को बजट समझाने के लिए तशहीरी मुहिम। 45% टैक्स स्लैब के दावों को गैर हकीकी करार दे दिया। नए अहदाफ की भी वजाहत। तशहीरी मुहिम अफवाहों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी, अलबत्ता महंगाई से परेशान अवाम को मुतमईन करने के लिए नाकाफ़ी है। पेट्रोलियम डीलर्स के बाद फ्लावर मिल्स मालिकान मैदान में विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर दिया। हुकूमत को फैसला वापस लेने के लिए 11 जुलाई तक की डेडलाइन। बजट ने हर तरफ गजब ढा दिया। स्क्वाश कोर्ट हो या फिर बॉक्सिंग रिंग, पाकिस्तानी एथलीट्स की परफॉर्मेंस खूब रंग दिखा रही है। स्क्वाश चैंपियन शीब इरफान और बॉक्सिंग रिंग के किंग शहीर आफरीदी आज दुनिया बोल है के मेहमान होंगे। और बलोचिस्तान की खूबसूरती दुनिया को दिखाने का मिशन। अनीता जलील बलोच गामजन गवादा से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ ट्रैवल व्लॉगर से आज आपकी मुलाकात होगी। तो जनाब बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं जो कि आज के शो में ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात हमने करनी है उस मसले की जो कि एक अवामी मसला है, और वाकई में इसमें कोई शक नहीं कि बजट ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। लेकिन महंगाई के हालिया तूफ़ान की वजह सिर्फ बजट में नाफिज टैक्सेस नहीं है। बजट से जो टैक्सेस लगाए गए हैं उससे ज़्यादा अफवाहें फैलाकर मनमानी महंगाई की जा रही है। अशे खुरनोश के दाम टैक्सेस के नाम पर खुद साख्ता भी बढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए हुकूमत ने वफाकी बजट 2024-25 से मुतालिक आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और अफवाहों के ख़ात्मे के लिए अपने बजट को जाने के नाम से तशहीरी मुहिम का आगाज़ किया है। इस तशहीरी मुहिम में हुकूमत ने सैलरी स्लैब से मुतालिक झूठी खबरों की तो वजाहत की है, लेकिन कहीं ये नहीं बताया कि असल हकीकत है क्या। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब। जी वालेकुम सलाम। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा लगारी साहब कि पहले तो वैसे कभी नहीं देखा कि इस तरह की किसी कैंपेन का आगाज़ किया गया हो कि अपने बजट को समझें, लेकिन जिस मकसद के लिए किया गया है आप उसको किस तरह देख रहे हैं? अच्छा, इसका असल मकसद ये नहीं है कि लोगों को बात पहुंचाई जाए। ये अखबारात में जो इश्तिहारी मुहिम चलाई जा रही है, जब सबसे ज़्यादा बूम था प्रिंट मीडिया का, उस वक्त भी तमाम मुल्क के सारे अखबारात मिलाकर भी कभी भी 10 से 15 लाख से ज़्यादा नहीं छपे हैं। तो आज जो है वो मुल्क की 24 करोड़ आबादी को कितने अखबारात जो हैं जाकर लोगों को ये पैगाम पहुंचाएंगे जो अधूरा, नामुकम्मल और गलत हक़ाइक़ पर मबनी है, जिसमें हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसकी हैसियत क्या है? इसको कौन मानेगा? क्या आपने लोगों की जेबों पर डाका नहीं डाला है? क्या ये बजट जो है वो आपने अपने तमाम मराद को, अपनी तमाम जो आपको हासिल अलाउंसेस हैं उनको बरकरार रखते हुए, आपने अपनी तमाम अयाशियों को बरकरार रखते हुए और अपने बच्चों के, फैमिली के सफ़र, यानी जो भी हुक्मरान अशराफिया है उसने उसको बरकरार रखते हुए
ये बजट पेश किया है, इससे आम आदमी तो बुरी तरह से कुचल कर रख दिया गया है। लेकिन अशराफिया का क्या नुकसान हुआ है? यहाँ तक कहा गया है कि जो अरकान पार्लियामेंट इस साल अपना टिकट अवेल नहीं कर सकेंगे, वो लैप्स नहीं होंगे, वो अगले साल मुंतकिल हो जाएंगे। जो चीजें ये नहीं ले पाएंगे उनको फिर मिल जाएंगी। लेकिन ये कि आम आदमी को क्या मिलेगा? आम आदमी की जेब काट ली गई है। आपने हमेशा एक इस्तिलाह सुनी है, कोई जेब कतरे ने जेब काट ली। नहीं, ये जो अभी लगारी साहब, ये जो कैंपेन का एक हिस्सा है कि डोंट पे एक्स्ट्रा टैक्स, तो ये जो एक परसेप्शन बना है या फिर ये हकीकत आपने भी ऑब्जर्व की है कि ये बजट के नाम पर लोगों ने इजाफी मनमाना टैक्स भी वसूल करना शुरू कर दिया है कि जी सबको पता है महंगाई हो गई है तो इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, इसी महंगाई में जिम्मेदारी हुकूमत पे आएगी, फ़ायदा हमारा होगा। हर वो शख्स जो लूट मार में हिस्सा ले रहा है, जो गैर मुतय्यना कीमतें वसूल कर रहा है, वो इस बजट का हिस्सा है, वो इस लूट मार का हिस्सा है। चाहे वो किसी जगह पर बैठा है, चाहे वो दुकान पर बैठा हुआ है, चाहे वो कहीं भी बैठा हुआ है, वो अगर एक्स्ट्रा कीमतें वसूल कर रहा है और हाँ जी बजट आ गया, लीजिए संभालिए, ये उस हुकूमत का ये तरीक़ाकार ये है कि लूट मार आम कर दी जाती है। अब इस मुल्क में चोरी, चकारी, डकैती, कत्ल, लूट मार आम हो चुकी है। वो सफ़ेद कपड़ों में भी की जा रही है, वो दहशतगर्दों के रूप में और चोरों और डकैतों के रूप में भी की जा रही है, और सारे का सारा काम एक ही हो रहा है। अच्छा लगारी साहब, सुनने में तो हमारे भी यही आया था कि 45% टैक्स आयद हुआ है तनख्वाहदार तबके पर, तो अभी ये कहा जा रहा है कि जी अफवाहें, ये ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स 35% रखा गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो समझ नहीं आ रही कि सच कौन बता रहा है। जो बजट पेश करते वक्त हक़ाइक़ सामने आए थे वो हैं, यहाँ पर जो ये भी कैंपेन चल रही है इसमें बताया जा रहा है, इसको सही समझा जाए, क्या कहते हैं आप? जी सैरिश, आपकी तनख्वाह से टैक्स काट लिया जाता है। आप मुझे बताएं कोई एक सहूलत जो आपको हुकूमत ने फराहम की हो। क्या आपको रोड पर चलने की सहूलत है? क्या आपके घर में तमाम औकात में बिजली की, गैस की फराहमी मुमकिन है? क्या कोई ऐसी चीज़ जिसको हम सहूलत कहें, जिसके हमसे पैसे लिए जाते हैं, वो हमको फराहम की जा रही है? अवाम की जेबों पर डाका डालकर उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है, सब हुक्मरान अशराफिया की जेबें भरी जा रही हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। और फिर कर्ज भी लिया जा रहा है। हमारी जेबें गई सो गई, मगर कर्ज भी लिया जा रहा है, और कर्ज खरबों के हिसाब से लिया जा रहा है, अरबों के हिसाब से नहीं, खरबों के हिसाब से लिया जा रहा है। ये तो अंधी लूट मार है और कुछ नहीं होगा। ये सिस्टम चल नहीं सकेगा, ये चीज़ें इस तरह से चल नहीं सकेंगी। ये ढांचा जो स्टेट का हमने बना रखा है, ये अपने ही बोझ के नीचे दब जाएगा। आप देख लीजिएगा स्टेट का स्ट्रक्चर कैसे कोलैप्स करता है इस खतरनाक बजट के बाद, ऐसा तबाहकुन बजट के बाद। और जहां जहां टैक्स लगाया जा सकता है वो नहीं लगाया जा रहा है। वो क्यों नहीं लगाया जा रहा है? रिटेलर पर टैक्स क्यों नहीं लगाया गया? वो भी आप मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये जो दावा ये किया जा रहा है कि तरक्की की मंजिलें हमारे साथ तय करें चलें, कौन सी तरक्की की मंजिलें हम लोग तय कर रहे हैं? महंगाई होशरुबा है, लोग बिजली के बिल पकड़ कर रो रहे हैं, एक आम आदमी क्या, अदाकार क्या, सभी सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं कि हमारे पर जो जुल्म किया जा रहा है, खुदारा इस गर्मी में कुछ रहम करें। लोड शेडिंग अलग हो रही है, भारी भरकम बिल अलग आ रहे हैं, गैस अलग महंगी हो गई है, खाने पीने की चीज़ों पर GST अलग बढ़ गया है। मुझे बताएं कि कहाँ, कौन सी तरक्की की मंजिलें हैं जो हम तय कर रहे हैं? महंगाई का नाम तरक्की है, लोड शेडिंग का नाम तरक्की है, गैस शेडिंग का नाम तरक्की है, और लूट मार का नाम तरक्की है, डकैतियों का नाम तरक्की है, चोरियों का नाम तरक्की है। ये कौन सी तरक्कियां आपको और चाहिए? आप कितने लोगों के बच्चे, लाखों बच्चे वो स्कूलों से निकलकर सड़क पर आ गए हैं, इसका नाम तरक्की है? कौन सी तरक्की की जरूरत है हमें? इसी का नाम तरक्की है, और इसी तरह से ये आगे बढ़ रहा है। और रियासत को जिस तरह से ये स्टेट का स्ट्रक्चर खींच कर जा रहा है, स्टेट को खतरा ला के इस स्टेट स्ट्रक्चर से, इस ढांचे से, जिसमें सारे इदारे मिलकर एक ही काम कर रहे हैं कि यही काम कर रहे हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। कौन सा डेवलपमेंट हो रही है? कौन सा आपने रेलवे का कर्जे के इंतजार में बैठे हैं, शायद चीन मेहरबान हो जाए, शायद चीन कहे कि
आप MLA1 बनाएं। दूसरा और लगारी शायद साहब, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आपको याद होगा जैसे ही हुकूमत ने जनाब अपना इक़्तिदार में आई, उसके फौरी बाद जनाब सऊदी वफ़द आ रहा है और इसको बिरयानियाँ खिलाएं और हलीमे खिलाएं और इनको जनाब आप राम करें, बड़ा बिजनेस आएगा, बड़ी सरमायाकारी आएगी। मेरा तो ख्याल है सिर्फ बातों की हद तक रहा है, उसके बाद तो कोई ऐसी प्रैक्टिकल हमें डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। MOUs पर साइन हुए ना, माजी में सैकड़ों MOUs जो हैं वो पड़े हुए हैं किसी ना किसी मकाम पर। मेरे ख्याल में उनको उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया गया होगा। ये वादे भी डस्टबिन में फेंक दिए हम तो जाएंगे। आइसोलेट हो गए थे, हम तो आइसोलेट हो गए थे, हमारे साथ तो दुनिया ने फ्रेंडशिप छोड़ दी थी। ये तो अभी जब हुकूमत आई है इक़्तिदार में, तो उसके बाद ही लोगों ने हमसे मिलना शुरू किया था। अब हमसे मिल रहे हैं और हमारी जेब में सिक्के डाल रहे हैं। कौन सा सिक्का इनकी जेब में आया, वो इनकी जेब में आया हो तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन इस मुल्क के खजाने में क्या आया है। हमें कहा गया कि हम फैसिलिटेशन काउंसिल बना रहे हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए काम करेगी। क्या किया है उस काउंसिल ने? हमसे कहा गया कि 100 अरब तक जो है हम गैर मुल्की सरमायाकारी लाएंगे। कहाँ गई वो गैर मुल्की सरमायाकारी? अपने मुल्क के हर जिले में जो है वो जमीनें आपने हथियानी थी, हथिया ली गई। वो जमीनें लोगों से ले ली गई हैं। वो लोगों ने जहाँ काश्तकारी करनी थी वो आपने कब्जे में ले लिए बस लगारी साहब, इस पर तशवीश का इजहार ही किया जा सकता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, गरीब शख्स का इस मुल्क में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है कि उसके लिए 2 वक्त की मुमकिन नहीं रहा। तो इस पर अब खुदा से ही हम ये दुआ कर सकते हैं कि कुछ रहम हो जाए और कुछ इनके दिलों में ख्याल आ जाए कि ये रियासत की बागदौड़ संभाल के अगर बैठे हुए हैं तो इनकी जिम्मेदारी है। अगर कोई भूख से मर जाता है तो वो इनके ज़िम्मे है। पता नहीं कैसे इनको समझ आएगा। बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपना नुक्ता नज़र बयान किया है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, आप जुड़े रहिए दुनिया बोले के साथ। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात अब करते हैं वर्ल्ड चैम्पियंस लीग की, जो कि लेजेंड्स की लीग है। पॉइंट टेबल पर पाकिस्तानी टीम टॉप पोजीशन पर बरकरार है और पाकिस्तानी टीम ने सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। इंग्लैंड में होने वाले इस मेगा इवेंट में पाकिस्तान अब तक ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, इंडिया, इंग्लैंड को शिकस्त का मजा चखा चुका है। पाकिस्तानी टीम कल वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग में साउथ अफ्रीका से टकराएगी। जी, इसी पर बात करने के लिए साजिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया शहरीज बहन यकीनी तो वो बोल्ड न्यूज देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम पूरी दुनिया में। वालेकुम अस्सलाम। साजिद साहब, मैं तो ये कह रही हूँ कि लड़के बुला लें आप उनको, खैर है बस घर बिठा दें। और जितने हमारे अंकल हो चुके हैं ना क्रिकेट के, इन सबको जनाब टीम में शामिल कर लेना चाहिए। इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं चैंपियंस लीग में, क्या कहते हैं आप? मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। चैंपियन लीग में चैंपियन खिलाड़ियों की कारकर्दगी, फॉर्मर कप्तानों की कारकर्दगी, आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी, 2020 में 270 बनाना, इंडिया को हराना, जिस तरह इनपुट डाला 30,000 के तमाशों में, शाहिद की बात करूँ या यूनुस की बात करूँ, कामरान की बात करूँ या शकील की बात करूँ, आउटस्टैंडिंग ओपनर पार्टनरशिप दिखाई है। बॉल और बैट के दरमियान यही हम बात करते हैं, लेफ्ट और राइट हैंड की पेयर हो। और जिस तरह कामरान ने बैटिंग करी, शदीद ने बैटिंग करी, सोहेल मकसूद ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। देखें, ये क्रिकेट की खूबसूरती है। आप सीनियर का मुझे ये समझ नहीं आती कि अब आप ये देखें कि ये हमारे प्लेयर्स हैं ना जो खेल रहे हैं, तो इनके तजर्बे से सीखना चाहिए या फिर इनसे कोचिंग लेनी चाहिए। ये जो हमारे लौंडे हैं, जो लड़के हैं, ये क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे? अब मुझे नहीं समझ आती। वो इतना बड़ा इवेंट था, वहाँ पे जनाब जल्दी आउट हो गए, इवेंट से ही आ गए। और यहाँ पर आप देखें कि चैंपियंस लीग मतलब ज़ाहिर है ये तो उस तरह का इवेंट नहीं है उस लेवल का, लेकिन जिस तरह का भी था क्राउड ने भरपूर इंजॉय किया है। और जो ऑनर्स थे उन्होंने भी कहा है कि जी हम ये कराते रहेंगे, क्या ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। और आप देखें ना कैसे इनके अंदर दोस्ती कितनी पक्की है, भले इंडियंस हो भले पाकिस्तानी हो, बॉर्डर को छोड़ दें आप इसको देखें ना। देखिए शहरीज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। क्रिकेट की जीत हो रही है, वर्ल्ड वाइड क्रिकेट जो जेंटलमैन खेल है और जेंटलमैन खेल नजर आए। जो लौंडे हैं, लपाड़े हैं, इन्होंने क्रिकेट के साथ गुरुबंदी का ज्यादती की। पिछले 9 साल से ये लड़के साथ खेल रहे हैं, इन्होंने 3 वर्ल्ड कप खेल लिए। मेरे को ये बताइए क्या आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग
बाबर की शाइन की बात करूँ, रिजवान की बात करूँ, इफ्तिखार की बात करूँ, बंदी है इंतहा पे, टूट टूट के आ रही है। सोशल मीडिया पे कमर्शियल में लगे हुए, पाकिस्तान का सेंस नहीं है, पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए। मगर जो चैंपियन लीग के खिलाड़ियों ने जो कारकर्दगी दिखाई है ना, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज इन्होंने बरकरार रखा। कम से कम ये तो हुआ है, इनको देख के इनको शर्म आना चाहिए। मैं दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, वजीर दाखिला पाकिस्तान के, बहुत ज्यादा मसरूफ है, हालांकि मुहर्रम की बात इस्लामाबाद बहुत ज्यादा मसरूफ थे, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, पहले दिन इन लड़कों को वाज़ेह तौर पर मैसेज दे दिया था कि ग्रुपबंदी अब नहीं करेंगे। सी के टीम में लाइकिंग डिसलाइकिंग है, जिस तरह लड़कों ने ग्रुपबंदी की, उनके इत्तेमाद को ठेस पहुंचाई है। तो मैं ये समझता हूँ वक्त आ गया, मोहसिन नकवी साहब यकीनी तौर पर कड़वा गुड़ पिएंगे और डिसीजन लेंगे। बैकअप पाकिस्तान में कमी नहीं है। और तमाम एक्स क्रिकेटर जिस तरह बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की शान दी लगा दी है। जिस तरह हमने साजिद भाई, आपके पास खबरें क्या है? सोशल मीडिया पे तो आपको पता है फेक न्यूज़ भी काफ़ी सर्कुलेट करती हैं। मैंने कहीं खबर पढ़ी है कि जो सर्जरी हो रही है उसमें सरफराज अहमद को फिर से कैप्टन बनाया जा रहा है। बहुत सारे कुछ प्लेयर्स हैं, उनकी छुट्टी होने जा रही है, और बड़े अहम प्लेयर्स हैं जिनकी छुट्टी होने जा रही है। आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, खबर यही है, मेरे अपने जराए बताते हैं, कल तो आज शायद सरफराज अहमद जो पाकिस्तान की तरफ से 65 टेस्ट मैच खेले, 3000 रन टेस्ट विकेट पहले विकेट कीपर हैं, तो 3000 रन टेस्ट विकेट कीपर में बनाए। और पाकिस्तान के लिए 140 उड़े। 2019 में जिस तरह साबिक वज़ीर ने उसको दूध में बक्की की तरह निकाला, बैरिट का कत्ल किया गया है, तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ा सानिया तो हो नहीं सकता क्रिकेट में, जो सरफराज के साथ किया है। अगर आप सरफराज को, मोहसिन नकवी साहब जिससे आज मुलाकात करते हैं, उनको 1 साल के लिए टीम देते हैं, अल्लाह करे सरफराज को टीम दे दे, और पाकिस्तान की सरफराज सबको लेके चल रहे, टीम बना देगा। पाकिस्तान की टीम जो गिराफ जो गिर गया है ना, सरफराज को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे इनको कप्तानी दे दी जाए, जिम्मेदारी हो, पाकिस्तान टीम खड़ी हो जाएगी। जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने चाह रहे हैं, लाहौर में हमारा यकीनी तौर पर इंडिया से मैच होगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो गिराफ गिर गया है बिल्कुल। अच्छा, मुझे इतनी हैरत हो रही है कि आप यकीन करें कि ये लोग प्रैक्टिस में नहीं थे, ये जो प्लेयर्स जो खेले हैं चैंपियंस लीग में, जो हमारे अपने खिलाड़ी हैं उनको ज़्यादा फिट और ज़्यादा फॉर्म में होना चाहिए, फॉर्म में ये दिखाई दे रहे हैं। तो आपने इस इवेंट को किस तरह देखा है? कंडीशंस, इंग्लैंड की पिचेस, और ये पूरा इवेंट जिस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है, और जो ये आइडिया था इन लेजेंड्स को बुला के खिलाने का, किस तरह देखा आपने? देखिए, ये बहुत बड़ा आइडिया था, जिस तरह 7 टीमों के बाद की चैंपियन लीग के इंडियन जो लोग हैं वो इंग्लैंड में रहते हैं, जो मेन स्पॉन्सर है वो इंग्लैंड में रहते हैं, उनका ताल्लुक इंडिया से, और इंडिया के मशहूर बहुत ही बड़े अदाकार जो खुद एक क्रिकेट लवर हैं वो वहाँ पर पहुंचे, उन्होंने चांदी लगा दी। देखिए, आपने बहुत प्यारी बात की शरीर, इन खिलाड़ी सारे जितने तो टीवी चैनल में बैठ रहे थे, वर्ल्ड कप का प्रोग्राम कर रहे हैं, इन्होंने तो किसी ने भी प्रैक्टिस नहीं की, मगर किसी सीनियर का लेवल बदलने के जब वहाँ पर गए, सर्दी में इन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है। वहां को देखे 3 विकेट सोहेल तनवीर को देखे, सईद अजमल को देख लें, तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। इनकी फिटनेस तो कहीं ऐसा लग रहा है इनसे बहुत ज्यादा बेहतर है। तो ये जो मौजूदा खिलाड़ी उनकी फिटनेस खराब थी, अम्माद वसीम अनफिट खिलाड़ी, किसने सिलेक्ट किया उनको टीम में लेके चला गया? ये तो अनफिट भी होते हैं टीम के लिए खेलना, शायद चले देखते हैं ना साजिद साहब क्या होती है सर्जरी और किस तरह की होती है, उससे से आइडिया हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ मौजूद और आपने अपना वक्त निकाला है हमारे लिए। अभी नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कीप वॉचिंग अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ज़बरदस्त मेहमान इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं और मुझे इनसे बातें करके ना ऑफ कैम बड़ा मज़ा आ रहा था। आज के सोशल मीडिया के दौर में आपको किसी भी मुल्क, शहर या कोई मशहूर जगह जाना हो तो आप फ़ौरन से सोशल मीडिया पर सर्च करके वहाँ के खाने और ख़ूबसूरत मकामात का मालूम करते हैं। मगर सोशल मीडिया के दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी ने आपकी ज़िंदगी को आसान किया है, वहीं व्लॉगर्स का किरदार भी किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान की खूबसूरती को दुनिया भर में मनवाने के लिए दिनों रात मेहनत करके वीडियोस बनाकर आवाम में आगाही फराहम करते हैं। और आज इसी सिलसिले की एक बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी बलोची जो ख़ातून है वो मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं और ये इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, ट्रैवल व्लॉगर भी हैं, इसके साथ साथ ये फील्ड रिपोर्टर है अपने मकान डिवीज़न की। तो बड़े इसके अलावा भी बहुत सारे काम कर रही हैं जो हम इनसे मिलके पूछते हैं। तो अपने मज़ाफ़ाती इलाके की खूबसूरती को उजागर करती हैं, मुनफरिद अंदाज से लोगों के दिल जीतती हैं,
जिसका सबूत ये है कि इनका यूट्यूब चैनल माशाल्लाह काफ़ी तरक्की कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अनीता आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले बताते चलो कि आप बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच। ये देख लें, अब ये वो हो गया है अंजुमन बाहमे सताइशी कि मैं आपकी तारीफ करूंगी, आप मेरी तारीफ करें। नहीं, वाकई में बहुत प्यारी थैंक यू लग सो रही है। मच। अच्छा, मुझे ये बताएं अनीता कि मैंने तो गवादर और बलूचिस्तान के बारे में सुना है कि यहाँ की ख़वातीन तो बिल्कुल घरों से नहीं निकलती, उनको अलाउ ही नहीं किया जाता, और आप माशाल्लाह पहली खातून है कि जो इस तरह से निकली हैं और काम कर रही हैं, और काम भी ऐसा कर रही हैं कि जो हम भी नहीं कर सकते, जो कब से काम कर रहे हैं निकल के। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? नहीं, बेसिकली ये तो एक मिथ है कि वहाँ की फ़ीमेल्स नहीं निकलती। अच्छा। फ़ीमेल्स वहाँ की निकलती है, हर शोबे में है, बस मीडिया फील्ड से थोड़ा नज़दीकी नहीं थी हमारे एरिया की, क्योंकि वहाँ पर यही एक माइंडसेट था कि ऑन स्क्रीन या मीडिया में फ़ीमेल्स काम नहीं करती हैं। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हुआ, फिर अब्बू को जो है मनाना, घर वालों के साथ स्ट्रगल जो थी वो पूरे 1 साल की, वो तो एक डिफरेंट ही एक स्टोरी है कि मैंने किस तरह अपने घर वालों को कन्विंस किया कि मैंने मतलब अपने फेस के साथ ऑन कैमरा आना, क्योंकि उनकी यही थी कि अगर आप जाएंगे तो आपने अपना फेस हाइड करना है। ये होता कि आप भी वो मुंह पे मास्क लगा के, Exactly. बलोची नामालूम लड़की है और जो काम कर रही है। उनका ये था कि नकाब कर लो या मास्क लगा दो, वो भी मजबूर थे सोसाइटी से, क्योंकि उनको ज़्यादा फेस करना पड़ता है। मैं तो शायद पूरा दिन घर पे हूँ, मेरे अब्बू जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उन्हें शायद लोग 10 बातें करते होंगे, इसीलिए वो इसी सेफ साइड पे रहने के लिए कहते थे। लेकिन फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते, तो मेरी मोहब्बत में मजबूर हो गए। और आज तक 5 साल गुजरने के बाद भी वही मेरा बैकबोन है। उनके बगैर जो है ना मैं किसी भी फील्ड पे नहीं जा सकती, मैं किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ सकती। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरी ज़िंदगी में। ज़बरदस्त ही होते हैं जो अपने बच्चों की सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं, और दायरा है उनकी काबिशों के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फिर आपने इसी को चूज़ क्यों किया? आप कुछ भी कर सकती थी। मुझे असल में शुरू से शौक़ था, बेसिकली मुझे जर्नलिज़म का शौक़ था, और मुझे इतना यकीन था कि उसकी मुझे कभी इजाज़त नहीं मिलनी। मेरा एक माइंड बना हुआ था। मैं स्कूल लाइफ में थी तो कभी कोई एक्ट करने को मिलता था तो मैं जर्नलिस्ट बन जाती थी कि भाई मैं अपने एरिया के लोगों के लिए आवाज़ उठाऊँगी। मुझे एक शौक़ था कि लोगों के काम आना है। अगर आप काम नहीं आ सकते, कम से कम उनकी आवाज़, उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो बताना है लोगों को कि भी हमारे एरियाज़ में क्या क्या इशूज़ हैं। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब चैनल इसीलिए क्योंकि ग्वादर में लाइटों का बहुत इशू होता था। मैं खुद भी उससे बड़ा इफेक्टेड थी। पानी नहीं है, मैं वो जो नहीं है रिवायती तरीका जो सर पे रख के मटके पानी भर रहे हैं, तो ये सारा मैं दिखाती रहती थी। लोगों को जो ग्वादर दिखाया जाता था उससे उन्होंने बहुत मुख्तलिफ पाया, तो इसीलिए लोगों ने शायद मेरा कॉन्टेंट पसंद किया। चाहते हैं कि वहाँ पे जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, उनकी रोज़मर्रा की रूटीन क्या होती है। अच्छा, आप तो खैर इस तरह की चीज़ दिखा रही थी कि टूरिस्ट प्लेस भी है ना ये। एग्जैक्ट। अभी मेरा बेसिकली मोटिव ये है कि मैं बलूचिस्तान की टूरिज़्म पे काम कर रही हूँ। मैंने 3 सालों से टूरिज़्म पे ही काम किया है। मैंने एक और मिथ भी जो है लोगों का एक माना जाता है कि बलूचिस्तान सेफ़ नहीं है ट्रैवलिंग के लिए। अभी तो काफ़ी आ रहे हैं लोग, लेकिन कैंपिंग्स वगैरह के लिए लोग सेफ़ नहीं समझते थे। मैंने पिछले 2 सालों से हर जगह पर, हर लोकेशन पे जाकर स्टे किया, नाइट स्टे अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करते हैं। और मेरा अभी जो है मोटिव यही है कि मैं लोगों को जो कि पाकिस्तान के दूसरे खूबसूरत एरियाज़ में भी जाते हैं तो ज़रा उनका फोकस बलूचिस्तान की तरफ भी करेंगे, वो बहुत खूबसूरत है। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत है, और आप माशाल्लाह उसको जिस तरीके से हाईलाइट कर रही हैं, यही वजह कि आज आप हमारे साथ बैठी हुई हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में जो खूबसूरत जगह हैं, जो खाने हैं, तो आप किस तरह सेलेक्ट करती हैं कि आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे यहाँ जाना है? और फिर जो लोग हैं, ज़ाहिर है जब वहाँ ख़वातीन निकलती नहीं है और आप जब जाके उनसे बात करती होंगी तो उनका भी रिस्पॉन्स एक अलग होता होगा ना कि भाई ये कौन सी बलोची लड़की है जो आज बलोची लिबास में हमसे आके बलोची में बात कर रही। हाँ, बेसिकली वहाँ पर जितनी भी कवरेज है, जितने भी लोग आते थे, या सहाफ़ी हों या व्लॉगर्स हों, वो सारे उर्दू स्पीकिंग होते थे। तो बेसिकली मैं अपना कंटेंट चूँकि उर्दू में बनाती हूँ तो मैं पहले तो जाके उन्हें कन्विंस करती हूँ कि अगर उर्दू बोल सकते हैं, अगर साफ़ उर्दू बोल सकते हैं तो उर्दू में बोलें, वरना मुझे बड़ा मुश्किल होगा एडिटिंग में, फिर मुझे सबटाइटल्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन चूँकि वो मुझे शुरू से देख रहे हैं कि एक लड़की है, कैमरा हाथ में, और वो घूमती फिरती रहती है हर जगह, वो बस कर रही है व्लॉग। अच्छा, ये वैसे आसान काम नहीं है, दिन भर कैमरा ऑन हो और आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो। समटाइम इंसान कहता है यार बंद कर दो, देखा जाएगा, लेकिन माशाल्लाह ये आपकी मोटिवेशन है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने BA किया है। अच्छा, BA किया है। उसके बाद फिर आपका ये शौक़ था तो आप उसको सीखती रही होंगी। टेक्नोलॉजी सीखना, कुछ लोग बहुत इससे ना, वो कहते हैं ना
आउटडेटेड है, कि उनको नहीं पता कि वीडियो एडिट कैसे करनी है, सबटाइटल कैसे लगेंगे, इसका वॉइस ओवर कैसे होगा, सोशल मीडिया पर अपलोड कैसे होगी, किस किस प्लेटफॉर्म के। इनके माशाल्लाह फेसबुक पे भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, तो ये खुद ही सीखा है सब? नहीं, जैसे मैंने एक तो बताया ना कि अब्बू का तो एक अलग ही पूरी एक स्टोरी है कि किस तरह मैंने वो पूरा साल गुजारा अब्बू को मनाने में। फिर जब अब्बू मान गए थे, मैंने अपनी एक टीम बनाई जो ग्वादर के बेस्ट एडिटर हैं, उनसे मैंने रब्ता किया। वो डेली घर आके मुझे एडिटिंग सिखाते थे। शुरू के दो पे करती थी? नहीं, बस जान पहचान है, क्योंकि ग्वादर में हर कोई एक दूसरे को जानता है, हर दूसरा बंदा दूसरे को पहचानता है, तो दोस्ती यारी में उन्होंने डेली आके मुझे वक्त निकाल कर सिखाते थे घर पर। शुरू के 2-3 ब्लॉग्स तो उन्होंने मेरे खुद एडिट किए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा कि मैं कब तक दूसरों पे रहूँगी, तो खुद भी सीखना चाहिए। फिर इसी तरह मैंने सीखा। उस टाइम पर तो मैं फ़ोन भी किसी और का यूज़ करती थी रिकॉर्डिंग के लिए, और लैपटॉप भी मैं किसी और का यूज़ करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मुझे सपोर्ट मिला, फॉलोअर्स की तरफ से भी सपोर्ट मिला, घर वालों की तरफ से भी मिला। तो अब अच्छा फ़ोन और अच्छा लैपटॉप लेके ही मैं क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब माशाल्लाह से अब तो आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग भी है और लोगों का रिस्पांस भी आता होगा, और आपको ज़ाहिर है वो पढ़ के सुन के बड़ी खुशी होती होगी। तो अब क्या प्लान्स क्या हैं आपके, अब नेक्स्ट क्या करना है? फ़िलहाल तो जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि गो विद द फ्लो। अभी जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, इसी को कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के हवाले से मेरा फ्यूचर प्लान्स पूछेंगी, तो मेरा और भी ज़्यादा बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करने का इरादा है। अभी बलूचिस्तान बहुत बड़ी जगह है और हमने बहुत थोड़ा सा उसे एक्सप्लोर किया है। मेरा फोकस ज़्यादा ग्वादर के कल्चर पर है कि मैं लोगों को बताऊं बेसिकली कुछ चीज़ें जो बहुत माइनर हैं, जो लोगों को नहीं पता। जैसे कि आपने कहा बलोची लड़की, तो हम इन चीज़ों को बड़ा नोट करते हैं ना। हम कहते हैं बलोची तो लैंग्वेज है। अच्छा, लैंग्वेज है, हमें बलोच कहते हैं। और बहुत से लोग तो गवादर का नाम ही गलत लेते हैं, सब कहते हैं गवादर। बेसिकली ये एक बलोची वर्ड है, इसका मतलब है हवा का दरवाज़ा। तो गवादर नहीं है, ग्वादर है, क्योंकि बलोची में ग्वाद का मतलब हवा और दर मीन्स दरवाज़ा। तो जब कोई कहता है गवादर, स्पेलिंग इसके बनाए ना वो भी गलत बनाए हैं, वो गवादर ही बनाए हैं, ग्वादर नहीं बनाए, तो इसे बेसिकली ग्वादर ही कहते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं लोगों की क्लियर करना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं बेसिकली प्रॉब्लम्स जो वहाँ पे हैं, जो आपकी नज़र में बड़े संगीन मसले हैं, वो क्या हैं? बेसिक नीड्स ही कंप्लीट नहीं है। चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, पानी की बात करें, सबसे बेसिक चीज़ें तो यही हैं कि आप किसी मुल्क में रह रहे हो और आपको पता है कि हमें ये बहुत इजीली मिलेंगी, लेकिन वहाँ पर इस चीज़ों का बहुत इशू है। अभी मैं जब से कराची आई हूँ 2 दिन पहले से ही वहाँ पर बिल्कुल बत्ती नहीं है। लोग सड़कों पे क्यों निकलते हैं? इसीलिए निकलते हैं। और ने भी बताया था, मेरे पास गेस्ट ही आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे पानी बहुत दिन नहीं आता, हालांकि समंदर पास है, 3 तरफ समंदर है, 3 तरफ। हाँ, और किसी ने मुझे ये भी बताया कि लाइट भी वहाँ नहीं होती वहाँ पर, चूँकि एक अलग ही निज़ाम है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हवा के दरवाजे में इतनी हवा आती है कि रात में आराम से नींद आ जाए? वहाँ नहीं, आजकल तो इतनी नमी है, एक तो समंदर के पास है, नमी इतनी होती है तो बंदा ना सुस्त हो जाता है, नहीं कर सकता काम। वो फिर मेंटली डिस्टर्ब रहता है, नहीं कर पाता। बीच में मैं अचानक से गायब इसीलिए हो जाती हूँ कि मैं इतनी गर्मी में, और सहूलत नहीं पूरी हमारी, तो फिर इश्यूज़ होते हैं ना, फिर बंदा मेंटली डिस्टर्ब रहता है, नहीं काम कर सकता। तो हमारा मकसद तो ये कि हम कौन सा बड़े मसले पे हाथ डालें, हमारे तो बेसिक नीड्स ही हमें मिल जाए, बड़ी बात है। इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम करिए, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी ज़बान में, बलोची ज़बान में कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बलूची ज़बान में मैं यही बोलना चाहूँगी कि फ़ीमेल्स को बेसिकली क्या अगर शुमा चीज़ें करना ग्लूटे, शुमा दीमा दराए ग्लूटे गुरा दोरसा पीसर वती फैमिली एतमादा वजीर अगर शुमा फैमिली शुमा अमरा शुमा दुनिया अर्च कुंडा अर्च चीज़ को करें। अब उसकी ट्रांसलेशन भी करें। मैंने ये बताया कि लड़कियों को बलूची में ये काम कि अगर आपने किसी चीज़ को ठान लिया है कि कुछ करना है, सबसे पहले अपनी फैमिली को एतमाद में ले। अगर फैमिली आपके साथ है ना, आपकी बैकबोन है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर कुछ भी कर सकती हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच अनीता, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और जितनी आप खुश अखलाक, खुश शक्ल और खुश ज़बान है ना, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, ऐसे ही काम करती रहें और लोगों के दिल जीतती रहें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, ब्रेक लेनी है या आगे कुछ करना है? अच्छा जी, मुझे कहा जा रहा है कि 1 मिनट है, तो आप मज़ीद बोलना चाहें तो बोल लें या फिर ब्रेक ले लें। लेकिन मैंने माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त मेहमान से आपकी मुलाकात करवाई है जो आपको मेरा ख्याल है याद रहेंगी, भूलेंगी नहीं। और ये मैसेज भी आपने ना ज़हन-नशीन कर लेना है। तमाम लड़कियों से मेरी गुजारिश है। अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है,
वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बड़ा अहम मौजू जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में अक्सर अशराफिया और दीगर सरमायाकार टैक्स के नंबर्स में हेरा फेरी करके टैक्स में खुद को महफूज कर लेते हैं, जिसका नुकसान हुकूमत को होता है। जबकि दुनिया भर में हुकूमतें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टैक्स चोरों को टैक्स नेट में लाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इटली, अमेरिका के बाद अब टर्की ने भी टैक्स चोरी से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी को अपना लिया है। AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। टैक्स चोरी करने वाले अफराद की निशानदही इस तरह मुमकिन हो गई है। तुर्की के वज़ीर ख़जाना ने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में टैक्स की वसूली के लिए ऑडिटिंग के अहम AI कंपनीज में किरदार पर जोर दिया है, ताकि टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। तो मौजूदा टेक्नोलॉजी के दौर में हमसे फ़ायदा इससे उठा सकते हैं AI से, लेकिन किस तरह ये जानने के लिए इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं MD SAP हैं साकिब अहमद साहब, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब, आपकी आवाज़ म्यूट है, उसको ज़रा अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साकिब साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अमेरिका, इटली के बाद टर्की ने अब AI का इस्तेमाल शुरू कर दिया है ये टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए। ये किस तरह से मुमकिन है? देखिए जी, AI का इस्तेमाल अब हमारी जिंदगियों के अंदर हमारी ज़ात का हिस्सा बनता चला जाएगा और ये वक्त के साथ हमें हर शोबे के अंदर नजर आना शुरू होगा। अगर आपको याद हो कि जब से 2007 से मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन आना शुरू हुए हैं तो हमारी ज़िंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। हर चीज़ हमारी ऐप की सूरत में हमारे मोबाइल फ़ोन पे मौजूद है और हम बहुत आसानी से इन डिफरेंट IT टेक्नोलॉजी के थ्रू चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। आज के दौर में जब AI हर पार्ट में हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगी है तो स्पेशली टैक्स के हवाले से वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कि लोगों की मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है, AI के टूल्स के साथ हम सब उसको एक जगह पर इकट्ठा कर सकेंगे। अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की कोई इंफॉर्मेशन है, आपने कोई टिकट खरीदी है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर आए हैं या गए हैं, इस सब इंफॉर्मेशन को एक जगह पर आकर उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से इन AI टूल्स के जरिए पता लगाया जा सकेगा कि एक शख्स की आमदन का जरिया क्या है और वो कितना टैक्स उससे पे कर है। अगर इन तमाम चीजों को हम एक जगह इकट्ठा कर कर ले आएंगे तो फिर टैक्स चोरी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो साकिब साहब, क्या वजह है कि हम लोग फिलहाल इस चीज़ से दूर हैं? फिर हमें एक प्रेशर भी है कि IMF की तरफ से ज़ाहिर कंडीशंस हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाएं और जो तबका टैक्स दे सकता है और नहीं दे रहा उसको पकड़ें। तो हम लोग सिम्स ब्लॉक करने की हद तक तो हैं, लेकिन हम इस तरफ नहीं आ रहे, उसकी वजह क्या है? आई थिंक गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की तरफ चल रही है। अच्छा, इसके लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपके पास हर जगह पर IT की पहुंच और IT टूल्स का हर जगह पे इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ऐसा सिलसिला नहीं है कि लोगों के हुकूमत की सोच ऐसी नहीं है। आई थिंक इस इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत से काम करने की जरूरत है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आजकल हर दौर के अंदर और IT टैक्स नेट को ब्रॉड करके लोगों को इस टैक्स नेट में लाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज टैक्स का वजन उसी तरह खास तबके पर पड़ता चला जाएगा और पूरी लोग उससे सही तरह मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। लेकिन जहां तक इस चीज की बात करूं, गवर्नमेंट की एक्चुअली सोच मौजूद है। जिस तरह हम मोबाइल फोन के थ्रू रोक नहीं सके इस सोशल मीडिया को हमारी जिंदगियों में आने से या डिफरेंट चीजों से, इसी तरह हम AI को रोक नहीं पाएंगे। आई थिंक ऑलरेडी AI हमारी जिंदगियों का पार्ट है। अगर आप गौर करना शुरू करें तो आपको आपके फेसबुक के ऊपर या आपके डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर वही एड नजर आती हैं जो आपका शौक है। अगर आपका स्पोर्ट्स से ताल्लुक है तो आपको स्पोर्ट्स के एड नजर आते हैं। तो ये तमाम चीजें AI तो की इसमें ऑलरेडी साकिब हमारी साहब मुझे जिंदगी में बताएंगे, शामिल है। आपने कहा है कि हुकूमत इस तरफ आ रही है और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में हम भी AI का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कितने स्टेप्स दूर हैं यहाँ तक पहुँचने में और कितना वक्त लगेगा? मुझे इस हवाले से कुछ गाइड कर सकते हैं आप? अच्छा देखें, बेसिक टूल्स तो गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं और बेसिक सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद हैं। आई थिंक ये सब सिर्फ एक कनेक्टिविटी की बात है। आई थिंक ये कनेक्टिविटी ऑलरेडी गवर्नमेंट इस बारे में बहुत तेजी के साथ, अगर आप सोच रहे हो तो FBR की ओवरऑल डिजिटाइजेशन की बात बहुत ज्यादा चल रही है। ऑलरेडी मैकेंजी के पास ये प्रोडक्ट मौजूद है और गवर्नमेंट ने भी बहुत फोकस किया हुआ है कि किस तरह उन्हें FBR को इस IT ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए लाकर इन तमाम टूल्स के इस्तेमाल के साथ टैक्स नेट में इजाफा करना है। तो आई थिंक डायरेक्शन दुरुस्त है, लेकिन इट्स जस्ट नाउ द पार्ट ऑफ द अच्छा, मुझे ये लगता है कि हम लोग ना अगर जितना जल्दी हो सकेगा अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज कर लेंगे तो चीज़ें
काफ़ी बेहतरी की तरफ चली जाएंगी, फिर एआई का इस्तेमाल भी होगा। अभी आप देखिए ना कि कैंपेन का आगाज़ करना पड़ा है कि अपने बजट को समझें और एक्स्ट्रा टैक्स मत दीजिए, लेकिन अगर कोई सिस्टम होगा, डिजिटल सिस्टम होगा, तो एटलीस्ट इस तरह की ना तो फेक न्यूज़ सर्कुलेट करेंगी, ना ही लोगों में कोई परसेप्शन इस तरह का बिल्ड होगा कि पता नहीं शायद टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है, पता नहीं इतना है कितना है, तो ये सब चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। तो अभी ये जो सूरत हाल है मौजूदा, जिसमें बजट कहा जा रहा है कि अच्छा खासा लिया जा रहा है एक सैलरीड पर्सन से, आपकी उस पर राय क्या है? क्या वाकई ऐसा है कि लिया 30% जाना है लेकिन शोर 45 का मचा हुआ है? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जितने ये टूल्स होंगे और जितने ये लोगों के हाथ में होंगे, उतनी आसानी से वो ये चीज जज कर सकती हैं और कैलकुलेट कर सकती हैं उनका क्या ये सही टैक्स कट रहा है या नहीं कट रहा है। आई थिंक इस बात में तो कोई शक नहीं कि सैलरी क्लास के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स इंप्लीमेंट हो रहा है और हुकूमत को ये देखने की जरूरत है कि किस तरह वो लोग जो कि ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके और वो लोग जो कि टैक्स नहीं अदा करें उनको किस तरह टैक्स नेट में इजाफा किया जा सके। आई थिंक ये टूल्स अभी भी मौजूद हैं हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना टैक्स देना है। इशू ये नहीं है कि टैक्स की कैलकुलेशन इशू, आई थिंक ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक ताल्लुक है। डायरेक्ट टैक्सेस तो आपके ऑन सोर्स सैलरी क्लास के शुरू में महीने के ऊपर जब सैलरी आती है तब कट जाते हैं, लेकिन बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि आप पेट्रोल की पे लेते हैं उस सूरत में देते हैं, ये रेस्टोरेंट में जाते हैं उस सूरत में देते हैं, तो ये बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेस भी एक्चुअली टैक्स मद में आते हैं। तो गवर्नमेंट को ये देखने की जरूरत है कि कैसे ऑलरेडी टैक्स पेड को और इन इनडायरेक्ट टैक्सेस से किस तरह वो कम कर सकते हैं या छुटकारा दे सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह एआई के इस्तेमाल पे हम बात कर रहे हैं, ये कॉम्बैट टेक्स्ट विजन की जो बात हो रही है, इसमें अगर तो ये सिस्टम जल्दी अपना लिया जाता है, जल्दी हम इस तरफ चले जाते हैं, तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अभी एक बात होती है कि जी सैलरीड क्लास पे बहुत बोझ डाल दिया गया है, वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है उनकी बचत है, उनके लिए पाकिस्तान टैक्स हेवन है। तो ऐसे में अगर एआई का इस्तेमाल होगा, सभी टैक्स नेट में आ जाएंगे, तो एटलीस्ट एक क्लास की तरफ से बोझ भी कुछ हल्का हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बड़ी सिंपल सी बात है, अभी पाकिस्तान में लेस देन 10% लोग जो टैक्स दे रहे हैं और बाकी 90% नहीं दे रहे, तो ऑलरेडी ये बोझ बहुत कम परसेंटेज के ऊपर लगा हुआ है। और ये जो करंटली आईटी टेक्नोलॉजी की जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इन टेक्नोलॉजी को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू करें। इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप गौर करें तो ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंक्स की एप्स के थ्रू अब बैंक्स जाना किसी लोगों का नहीं होता, आपकी पेंशन तमाम ऑटोमेटिकली पेंशनर्स के अकाउंट में पहुंच रही है, ऑलरेडी ये इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन ये टैक्स का इशू पाकिस्तान स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, कंसिडरिंग कि जितनी हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के इशू हैं और जितनी फॉरेन करेंसी हमारे लिए एक इशू बनी हुई है, इसको सामने रखते हुए इन एआई टूल्स का इस्तेमाल हमारे टैक्स नेट को ब्रॉड करने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते अच्छा, हैं। और आपने अब मुझे ये बताइएगा आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, ये अमेरिका के बाद इटली, इटली के बाद टर्की, जिन्होंने एआई का इस्तेमाल किया है और इसमें ज़ाहिर है बेनिफिट्स उनको नजर आए होंगे। थोड़ा सा ज़रा ब्रॉडली आप बता सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम एआई का इस्तेमाल शुरू करते हैं? देखिए जी, एआई का इस्तेमाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये आपके पिछले जो डॉक्यूमेंटेड जो आपके पिछला डेटा होता है उसकी बुनियाद पर आपको अगले फैसले करने में एक अहम किरदार अदा करता है। एआई टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि आपके डेटा की बुनियाद पर एक सर्टेन बिहेवियर की बुनियाद पर एक इनपुट दी जाती है, जिसके मुताबिक ये फैसला किया जाता है कि ये कौन सा रास्ता और कौन सा फैसला करना ज्यादा दुरुस्त है। जब हम इसको टैक्स नेट ब्रॉड करने की बात करते हैं तो बहुत आसानी से हम एआई टूल्स के जरिए, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, हम ये जज कर सकते हैं कि यार इस बंदे की क्रेडिट कार्ड यूजेज कितनी है या इसकी पेट्रोल की यूजेज कितनी है और उसके मुताबिक क्या टैक्स नेट के अंदर इसने अपनी आमदनी सही दुरुस्त बताई है कि नहीं। ये सब एक ही प्रोग्राम के अंदर एक ही इनपुट के ऊपर एक जगह आकर लिया जा सकता है और एक क्लिक के जरिए हम फौरी तौर पर ये बता सकते हैं कि क्या ये बंदा टैक्स नेट के अंदर शामिल होना चाहिए और अगर शामिल है तो क्या ये सही टैक्स दे रहा है कि नहीं आ रहा। ये सब ऑन द क्लिक ऑफ द बटन हमारे पास ये चीजें अवेलेबल है, इनको सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा हम ये देख रहे हैं कि इस हवाले से टेक्नोलॉजी वाइज पाकिस्तान ज़ाहिर है उसकी स्टैंडिंग भी एक होगी। उनके दीगर ममालिक, अगर हम आईटी की बात करें तो आपको पता है भारत हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन हमसे कई गुना आगे है, उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स कितनी ज़्यादा हैं। तो इस पर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, इस पर हमें कितना काम करने की ज़रूरत है? हम ये तो देख रहे हैं कि अब फ्री कोर्सेज कराए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को रेडी किया जा रहा है, नौजवानों को तैयार किया जा रहा है कि आप आईटी की तरफ आएँ ताकि आगे हमारा जो फ्लरिश करे पाकिस्तान इस फील्ड में। आप क्या कहते हैं? देखिए, पाकिस्तान की 60% आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र की है। इसका मतलब है कि हमारा यूथ,
हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम किसी भी फील्ड के अंदर आगे ले जा सकते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज को समझने की जरूरत है कि जब हम आईटी की फील्ड की बात करते हैं तो आईटी फील्ड में डिग्री का होना एक चीज है और स्किल डेवलपमेंट का होना दूसरी चीज है। हमारे पास इस टाइम पाकिस्तान की आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत से नौजवान मौजूद हैं जो डिग्री तो जरूर रखते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट उनकी स्किल डेवलपमेंट में शामिल करे। अगर उन्होंने किसी खास कंपनी के कोर्सेज जो कि ओवरऑल दुनिया के अंदर रिक्वायरमेंट है उनको तैयार करने में हेल्प कर सके। तो जहां तक इंडिया की आपने एग्जांपल दी, इंडिया ने ये काम गुज़श्ता 20-25 साल में बहुत तेजी से किया है, जिसमें उन्होंने आईटी से और स्पेशली अपनी यूथ के अंदर उस स्किल डेवलपमेंट को बहुत आगे लेकर गया है। दुनिया में वैसे ही एक बहस बहुत ज्यादा इस टाइम हो रही है कि क्या डिग्री की जरूरत है कि या स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। आई थिंक दोनों चीजों की जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लोगों की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा ये लोग आईटी के शोबे के अंदर ज्यादा यूज कर पाएंगे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका साकिब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने इस हवाले से अपना नुक्ता नज़र बयान किया है। मच फॉर जॉइनिंग अस। सभी नाजरीन, प्रोग्राम में हम एक ब्रेक शामिल करना है, आप जुड़े रहिए दुनिया बोल है के साथ। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बात करते हैं जो कि क्रिकेट ही नहीं बल्कि दीगर गेम्स में भी खुद का लोहा मनवा रहे हैं और कमाल कर रहे हैं। हीरो पाकिस्तानी में आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं अशरफ इरफान से, जिन्होंने अमेरिका में होने वाली कैसीनो ओपन स्क्वाश चैम्पियनशिप अपने नाम की है और ये कैंसो ओपन चैम्पियनशिप है और भारत के वीर चौधरी को उन्होंने शिकस्त दी है। 80 मिनट जारी रहने वाला ये मैच पाकिस्तानी प्लेयर्स ने 3-2 से जीता है। यकीनन स्क्वाश के खेल में पाकिस्तान का बढ़ता रुझान हमारे रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। आपकी अशरफ इरफान से मुलाकात करवाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने ऐसे भरपूर तरीके से वहाँ पर परफॉर्म किया है कि वो पुराने दिन जो थे ना, गोल्डन डेज स्क्वाश के, वो ताज़ा हो गए हैं। तो हमारे आज के बच्चे, बड़ी अच्छी बात है, क्रिकेट से हट के किसी और गेम में इस तरह से अपनी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। तो अशरफ ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अशरफ। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बड़ा ज़बरदस्त आपने परफॉर्म किया। मुझे बताएगा ये जो कैंसो ओपन स्क्वाश चैम्पियनशिप है, इसमें आपने भारतीय हरीफ को शिकस्त दी है। तो जब हम इंडिया को हराते हैं ना तो फिर तो लेवल खुशी का और ही होता है। ज़रा कुछ एक्सप्रेस करें ना, आपकी फीलिंग्स क्या हैं? जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड जी बिल्कुल जैसे आपने कहा कि लाइक स्पेशली जब आप ऐसे किसी भारतीय हरीफ से स्पेशली फाइनल में मिलते हैं, सो इट्स रियली लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। तो और मैं बहुत खुश हूँ कि लाइक मैंने इसको फाइनल में हराया एंड या आई एम रियली हैप्पी फॉर माय परफॉर्मेंस। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा अशरफ, कैसे आपका शौक़ पैदा हुआ आपके दिल में कि भाई मुझे स्क्वाश खेलनी है? घर में कोई खेलता था, पेरेंट्स में से कोई चैम्पियन रह चुका है या खेलता है? किस तरह आपने सोचा कि मैं इस तरफ जाऊंगा? जी मेरा यानी अगर मेरे से पूछेंगे तो नॉट एक्चुअली लाइक मेरी स्क्वाश से इतना कोई यानी बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुझे शौक़ था लाइक काफ़ी क्रिकेट का, मुझे काफ़ी शौक़ था। तो मैंने शुरू में क्रिकेट ज्वाइन की, लेकिन क्या कहते हैं मुझे मेरे दोस्त ने रेकमेंड किया कि लाइक ऐसे आपको स्क्वाश शुरू करनी चाहिए। तो मैं फिर ऐसे ही स्क्वाश में गया, हमारे लाहौर में जो पंजाब स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है उधर मैं पहली दफ़ा खेलने गया। तो उधर से क्या कहते हैं बस उधर से मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड। तो अब मुझे तकरीबन 10 साल हो गए खेलते हुए। सो नाउ आई एम जस्ट प्रोफेशनली स्क्वाश प्लेयर। ज़बरदस्त भाई। तो अच्छा मुझे बताइएगा, जो पाकिस्तान में हालात हैं स्क्वाश को लेकर, उस तरह से ज़ाहिर तवज्जो नहीं है, फिर नौजवानों का जो रुझान है वो आपने किस तरह देखा है और होना क्या चाहिए स्क्वाश को लेकर हुकूमती लेवल पर? जी बिल्कुल, अभी जैसे आपने देखा है, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखने स्क्वाश में लाइक जैसे हमारे लेजेंड जहांगीर और जानशीन ने डोमिनेट किया पहले उस ज़माने में, लाइक 10 बार वर्ल्ड चैम्पियन, लाइक उन्होंने अपने दौर में फुली डोमिनेट किया। बिल्कुल लाइक अभी हमें चाहिए लाइक, अब आपको पता है लाइक स्क्वाश भी काफ़ी इवन हर गेम लाइक बहुत मॉडर्न एंड फास्ट हो गई है। तो हमें लाइक न्यू कोचेज़ और लाइक हमें जितना हो सके न्यू एथलीट्स जो नए आ रहे हैं हमें एक्सपोजर चाहिए, हमें डिफरेंट टूर्नामेंट्स खेलने की ज़रूरत है। तो आई थिंक या मेरे लिए तो यही है कि लाइक आपको क्या कहते हैं पाकिस्तान से बाहर निकल के टूर्नामेंट्स खेलने चाहिए और एक्सपोजर लेना चाहिए, वो आपको बहुत चीज़ ये हेल्प तो करती अभी है। आप अशरफ अपने सेल्फ फाइनेंस पे गए थे या फिर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया था? जी मैं इधर अभी जो हूँ ह्यूस्टन स्क्वाश क्लब में, ये एक तरह से मेरा होम क्लब है, मैं पिछले 2 साल से इधर ही हूँ। एंड वो मेरा स्पॉन्सर भी अभी मुझे सब चीज़ यही करते हैं, मेरे
जो ये सब चीज़ हैंडल करते हैं, एंड ही इज़ माई कोच टू जानजेब खान, और क्या कहते हैं, वो सब मुझे स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, एंड ही इज़ लाइक डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा प्लान्स क्या हैं आपके आगे? आपका नेक्स्ट कोई ऐसा इवेंट आ रहा है जिसमें परफॉर्म करना है? जी बिल्कुल, मेरा अभी नेक्स्ट इवेंट आ रहा है, तकरीबन 1 हफ़्ते बाद है, वो इधर ही लाइक अटलांटा में है। इट्स लाइक अ 12 के लाइक पीएसए चैलेंजर टूर, तो नेक्स्ट गोल मेरा इंशाल्लाह वो है। तो जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, आपने भी कहा कि पहले आपको क्रिकेट में दिलचस्पी थी लेकिन आपके दोस्त ने आपको कहा तो आप इस तरफ आ गए। तो पाकिस्तान में जो बच्चों का रुझान है स्क्वाश की तरफ, आपके ख्याल में जितना होना चाहिए उतना है या फिर नहीं है? ऑनेस्टली मैं बताऊं तो लाइक यू नो द क्रेज़ ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान, लाइक क्रिकेट का बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक लाइक उतना नहीं है, क्योंकि स्क्वाश जैसे जिस लेवल पे थी उस लेवल पे अभी वैसी ना तो खेली जा रही है, ना वैसा इतनी कोर्ट्स ही सपोर्ट नहीं है। है और उस लेवल के हमारे यहाँ तो। जी बिल्कुल, वैसे वो चीज़ भी बड़ी डिफरेंट है, लाइक जब आप अभी जैसे आप इधर अमेरिका में या किसी और कंट्री में जाके स्क्वाश खेलते हैं, इट्स लाइक टोटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर, बिल्कुल उधर डिफरेंट होता है। अच्छा, बाय आप द वे नए ये लोगों से एक्सपेंसिव है गेम या फिर ये कोई भी नॉर्मल मिडिल क्लास खेल सकता है? नहीं, एक्चुअली ये इतनी भी लाइक नहीं है, इट्स इट्स एक्चुअली एक्सपेंसिव, लाइक अभी अभी स्क्वाश आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं ग्लोबली लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है ग्लोबल लेवल पे, सो इट्स नॉट इजी एक्चुअली। अच्छा, तो आपकी स्टडीज़ जी। भी साथ चल रही हैं? जी, मैंने अभी पाकिस्तान से अपना कॉलेज ख़त्म किया था, तो अभी मैं बिल्कुल प्रोफेशनली खेल रहा हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग अ गैप ईयर, एंड देन हो सकता है मैं जैसे ही अभी इधर से फारिग होऊंगा, एंड देन आई विल स्टार्ट माय यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान। अच्छा, मुझे अपने कोचेस के हवाले से बताएगा। आपने शाहजेब का जिक्र किया, सिर्फ उनसे आप कोचिंग ले रहे हैं या इसके अलावा भी कोई कोच आपका है? क्या डाइट प्लान फॉलो करते हैं? रूटीन लाइफ आपका क्या है? कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि जो आपको देख रहे हैं उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, जी। टिप्स मिलेंगी। जी, जैसे कि मैंने बताया, वो मेरे जो इधर ह्यूस्टन में कोच हैं, ह्यूस्टन स्क्वाश क्लब में जानज़ेब हैं, और क्या कहते हैं मेरे अपने क्या कहते हैं इधर 1-2 फिटनेस ट्रेनर हैं जो मुझे जिम में मेरे साथ काम करते हैं, एंड स्पेशली लाइक आपको अपना डाइट का काफ़ी रखना होता है, तो इट्स नॉट ईजी एक्चुअली, लाइक आपको अपना पूरा मेहनत करनी पड़ती है, एंड फिर ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मौजूद रहे अशब, और हमारी तरफ से आपको ना बेस्ट विशेज़ हैं आपके नेक्स्ट गेम के लिए, जो कि बस 1 हफ्ते बाद है। तो अभी एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। जुड़े रहिए दुनिया बोले के साथ। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। जी, वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आगाज़ से मैं बात कर रही हूँ कि बजट आने के बाद हर तरफ महंगाई का शोर है और एहतजाज किए जा रहे हैं। पहले पेट्रोलियम डीलर्स और अब फ्लावर मिल्स ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ मुल्क भर की फ्लावर मिल्स इंडस्ट्री कल से 1500 मिल्स बंद करने की धमकी दे दी है, जिसके बायस मुल्क में आटे की किल्लत का खदशा पैदा होने जा रहा है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए चेयरमैन फ्लावर मिल एसोसिएशन आसिम रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। जी सर जी। अच्छा आसिम साहब, मुझे बताइएगा आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? देखिए, हमेशा से 153 सेक्शन जो सा है उसके अंदर एग्जेम्पशन रही है फ्लोर मिलिंग सेक्टर को, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि एग्जेम्पशन ख़त्म कर दी गई और सिर्फ फर्टिलाइजर्स जो सी हैं मैन्युफैक्चरर्स उनके लिए और उनके होलसेल डीलर्स के लिए ये एग्जेम्पशन रखी गई है। अच्छा, अब हमारा समझना और मानना ये है कि फर्टिलाइजर्स को आपने इसलिए रिलैक्स किया ताकि गंदम जो सबसे बड़ी स्टेपल फूड है वो सस्ती रहे। अब अगर गंदम को सस्ता रखने के लिए फर्टिलाइजर्स को एग्जेम्पशन दी गई, तो फिर हाउ कम के फ्लोर मिल्स को इस एग्जेम्पशन से निकाला जाए, इसकी ओमिशन की जाए उस सेक्शन से। लिहाजा ये जो एक सेगमेंट एग्जेम्पशन वाला था, ये मेरा ख्याल ओवरलुक हुआ है बजट के अंदर। हमने अपना लेटर भी लिखा वफाकी हुकूमत को, अपनी मुख्तलिफ ज़राए से राब्ते की कोशिश भी की, लेकिन अभी स्टिल इस टाइम तक तो कोई वहाँ से हमें रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन अगर ये कैरी ऑन करता है तो फिर लामोहल्ला ये बहुत बड़ा एक 5.5 विद होल्डिंग करनी पड़ेगी होलसेल डीलर को हमें पेमेंट देते हुए, और जब हम होलसेल को डीलर को देंगे तो वो जो फाइलर है उसे 0.1 काटेंगे, अगर फाइलर नहीं है तो 2% काटेंगे। ये इस तरह का एक सिलसिला है। सही।
तो अभी आप लोगों ने ख़त लिख दिया लेकिन आपको कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन जब ये फैसला अभी हुआ नहीं था, जब इन प्रोसेस था, बजट पे काम हो रहा था, आप लोगों को लूप में लिया गया था? नहीं देखें, मैंने कहा कि 153 के अंदर हमें एग्जेम्पशन दी गई थी एज विद होल्डिंग एजेंट बनाने तो में। जब ये एग्जाम्पशन खत्म की गई तो आप लोगों को लूप में लिया गया था कि हम ये करने जा रहे हैं? नहीं, किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। जस्ट सिंपल एक था कि अदर देन जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स या मिलिंग वाले, उनके और होलसेल डीलर जो इनके, उनके अलावा सब पर लागू होगा, इसलिए किसी किस्म का ये नहीं किया गया। तो कोई वजह आप लोगों को दी गई है कि ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, ये तो राब्ते के बाद ये, अभी तक तो उनके कहीं से कोई राब्ता ना हुआ, ना अब तक कोई हमारे साथ अपडेट हुई कि हम ये तो बात आप कर लोगों सकें। ने किससे राब्ता किया है? देखिए, डेफिनेटली हमने फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी, चेयरमैन एफबीआर, इन सब को ये खतूत अपने जो उनसे हैं अरसाल अगर किए। आप लोगों को खत का जवाब नहीं आता तो फिर आप लोग क्या करेंगे? लाहे अमल क्या है? देखिए, हमने तो बड़ा वाज़ेह अपने जनरल बॉडी के इजलास में, ये पहली दफ़ा इतना बड़ा इजलास हुआ और 2 दिन के टाइम के ऊपर 1500 में से 700 मिल्स लाहौर अवेलेबल थी। सिंध, केपीके, बलोचिस्तान और पंजाब के तमाम, मैं समझता हूँ, अजला से नुमाइंदगी भी थी, वहाँ के एग्जेक्टिव्स, हमारे सूबाई चेयरमैन, एवरीबडी वाज देयर। और उनका था कि आप पीर से बंद करें, क्योंकि ये लागू हो चुका है हम पे, तो हम मुतहम्मल नहीं हो सकते इस टैक्स के। लेकिन मेरा मानना ये है, और हमारे जो चेयरमैन थे, कि हमें गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए। अगर ये एक एनॉमली है, उनसे रह गई है ये चीज़, तो एटलीस्ट उनको टाइम मिलना चाहिए कि नहीं, वो वैसे इसको ठीक कर ये चीज़ रही तो नहीं है आसिम साहब। अगर रही होती तो एग्जाम्शन ख़त्म थोड़ी होता, फिर तो जैसे चलता आ रहा था वही चलता रहता। ये तो जाहिर है बजट जब बनाया नहीं। गया है तो इस पर फोकस करके ही इसको ख़त्म किया गया है ना। नॉर्मली कमेटीज और बाद में आप अक्सर देखें, ये फिर इसीलिए रेक्टिफाई होती हैं चीज़ें कि एट लार्ज एक दे दी जाती है चीज़, और अल्टीमेटली फिर उसको बाद में उसे नॉर्मली को क्लियर किया जाता है। आप पेट्रोलियम का देखें ना, कि उन्होंने देखा कि ये इतनी इनकी फुल एंड फाइनल एडजस्टमेंट बनती है, लिहाजा इनको विद होल्डिंग एजेंट बनाने से मजीद महंगाई आएगी पेट्रोलियम गुड्स के अंदर, तो उन्होंने विदड्रॉ किया नहीं, और आई exemption थिंक सो दी। ये प्रेशर था। अगर ये बात वो पहले से इस चीज़ से वाकिफ़ थे वो कि क्या लेवी के मामलात हैं और किस तरह इनको पे करना पड़ेगा, यही सिचुएशन यहाँ पे है। ज़ाहिर अब आप लोग एहतजाज भी इसलिए करने की धमकी दे रहे हैं ताकि वो उसको भी कंसिडर करें। मैं इसको इस तरह दे देता हूँ कि IMF का प्रेशर है टैक्स कलेक्शन का। हमारी इंडस्ट्री पे 0.25 है जो मिनिमम रेशियो है, तो विद होल्ड 5.5 किस लिए करना है जी? क्योंकि वापस नहीं आएगा। तो 5.5 तो हमारा टैक्स ही नहीं है। हमारे से अगर विद होल्ड भी करना है तो 0.25 करें। वाई 5.5? ये इसलिए ऐसा नहीं है, ये एनॉमली है, ये गलती है जो उन्हें अपनी दुरुस्त करनी चाहिए। अगर IMF का प्रेशर है तो वो 0.25 पे बजट बना हुआ है कि ये फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री की इतनी ग्राइंडिंग, इस पे 0.25 मिनिमम टैक्स कलेक्शन, दैट इज द टारगेट। तो अभी ये जो 5.5 एग्जाम्शन is- ख़त्म की गई है, अगर आप उसके बाद पेमेंट आप करते हैं या हुकूमत आपको मना लेती है तो कितना पे करना पड़ेगा आप लोगों को? हमें पे नहीं करना पड़ेगा। हमारी तो ग्राइंडिंग चार्जेस 1000 रुपए हैं जी, 100 किलो की बोरी के ऊपर। अच्छा, तो 100 किलो के ऊपर 600 रुपया टैक्स है, तो 600 रुपया एड अप होगा एंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक पे करेगी। यही बात मैं आपसे ये सुनना है। चाह रही थी कि होता यही है कि टैक्स तो लागू हो जाता है लेकिन वो फिर अवाम की जेबों से निकाला जाता है, वो पिसने वाले अवाम ही होते हैं। लेकिन अब ये एग्जाम्शन की अगर आपने बात की है कि ओवरलुक हो गया है और ये रेक्टिफाई हो सकता है, ये गलती है, तो फिर तो आपको रिस्पांस फौरी तौर पर उस लेटर का आना चाहिए था कि आपने तो निशानदेही कर दी है, लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया। तो अब इसके पीछे ये भी तो हो सकता है कि वो भी खामोश रहें और आप लोग भी एहतजाज करते रहें। वो समझती हैं कि देखिए ना, इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे जो मामलात चल रहे हैं उसके अंदर ये है कि जहाँ से जो चीज़ आ जाए, लेकिन अवामों की ऊपर इतना बड़ा बम गिरा के तो मेरा नहीं ख्याल के, देखें ना वफाकी हुकूमत आटा महंगा करना चाहती है, ना हमारी पंजाब की गवर्नमेंट, ना बाकी इतनी गवर्नमेंट। मुश्किल से तो आटा सस्ता कराया है। आटा तो आपको पता है कहाँ पहुँच गया था, इतनी मुश्किल से सस्ता कराया है और वो बस कह लें कि चंद दिनों की बस वो खुशी थी। बजट आया है तो फिर ये कज़ाब खड़ा हो गया है और उस पर यह कि अब किल्लत होने का भी खदशा है। अभी तो देखें नहीं, किल्लत नहीं, हमारे मुल्क में वाफिर गंदम मौजूद है और पंजाब के अंदर 60 लाख टन ओपन मार्केट में गंदम अवेलेबल है।
इसलिए किसी किस्म की कोई किल्लत की कोई मतलब दूर दूर तक कोई बात नहीं। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास सरकारी तौर पर भी 60 से 65 लाख टन गंदम मौजूद है। उसके अलावा जो इस दफा की प्रोडक्शन है वो पंजाब ने खरीदारी नहीं की तो वो ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आसिम साहब आपको पता है कि गंदम को तो कीड़ा भी लग जाता है अगर उसको खरीदा ना जाए और जल्दी से इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये आप लोगों का एहतजाज ज़्यादा लंबा फिर चल नहीं सकता। अल्लाह करे कि हुकूमत जल्दी इसका कोई ना कोई हल निकाले और आप लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस दे ताकि अफवाम व तफहीम के साथ ये मसला हल हो जाए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखा है। अब जनाब हमें आगे बढ़ना है, बात करनी है पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की। पहले स्क्वॉश और अब बॉक्सिंग का मैदान है। थाईलैंड में जनाब मुकाबला हुआ है। प्रोफेशनल बाउट में पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी ने भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट किया है। इब्तिदा में तो शहीर आफरीदी को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। दूसरे और तीसरे राउंड में ऐसी महारत दिखाई कि तमाशाई दंग रह गए। शहीर ने तीसरे राउंड के आखिरी मिनट में भारतीय बॉक्सर को ऐसा मुक्का रसीद किया कि वो लड़खड़ा कर गिर गया और रेफरी ने भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट करार देकर पाकिस्तानी बॉक्सर को फातेह करार दिया। जी, इस वक्त एशियन चैंपियन बॉक्सर शहीर आफरीदी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शहीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। सबसे पहले तो बताइएगा कि भारतीय हरीफ को शिकस्त देने पर आप महसूस कैसा कर रहे हैं? अब आप प्रोफेशनल मिडिल वेट कैटेगरी के एशियन चैंपियन भी बन गए हैं, तो आपके जज्बात क्या हैं? कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी इस जीत को? थैंक यू सो मच बोल्ड टीवी फॉर हैविंग मी। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल मैं तीसरी दफ़ा एशियन चैंपियन बना हूँ और ये सब मेरी कौम की दुआएं थी, मेरी मेहनत थी और मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ। यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी भी आई थी, उन सब ने मेरे साथ सेलिब्रेट किया, पूरी कौम ने मेरे साथ सेलिब्रेट किया। मेरी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे और दूसरी जगह हर जगह मुझे प्यार मिला। अच्छा शहीर, प्रोफेशनल बाउट की बात अगर की जाए तो भारतीय बॉक्सर रोनित हैं कोई सोलंकी जिनको आपने नॉकआउट किया है, तो इस फाइट के लिए कितने महीने से आपकी ट्रेनिंग चल रही थी? फाइनल का मुकाबला आपका कैसा रहा? जी बिल्कुल, ये फाइट मेरी 3 महीने पहले डन हुई थी और इस फाइट के लिए मैं भरपूर तैयारी कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेनिंग का जो मैं चाहता था कि जो रिज़ल्ट आया और अल्लाह ने मुझे वही रिज़ल्ट दिया अल्हम्दुलिल्लाह था। और आज मैं एशियन चैंपियन हूँ और 3 टाइटल्स मेरे पास हैं पाकिस्तान। अच्छा, बॉक्सिंग का शहीद खेल ऐसा होता है कि अक्सर फाइटर्स को मुआशी मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, तो इस फाइट के लिए सिंध हुकूमत या किसी और ने भी आपको सपोर्ट किया है, तो बताएं। जी देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा गेम हो, वहाँ पे हर स्पोर्ट्समैन स्ट्रगल करता है अपने फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करूँगा कि मैं सूबे सिंध में पैदा हुआ और यहाँ पर मुझे हमेशा से सपोर्ट मिली है। सिर्फ इस फाइट के लिए नहीं, इससे पहले वाली फ़ाइट्स के लिए भी मैं ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिस्टर सईद गनी साहब का, जो वज़ीर बल्दियात भी हैं। उसके अलावा CM सिंध साहब का सपोर्ट किया इस फाइट के लिए और इंशाल्लाह मुझे आगे भी सपोर्ट करेंगे। मैं सिर्फ एशियन चैंपियन। चलें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। शहीर, अब आप ABF, WBC एशिया और प्रोफेशनल मिडिल वेट समेत 3 एशियन टाइटल जीतने वाले बॉक्सर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। आपकी अगली मंजिल अब क्या है और इस कामयाबी को आप कैसे देखते हैं? जी देखें, हर प्रोफेशनल बॉक्सर का ख्वाब होता है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने। जैसे मोहम्मद अली, माइक टायसन, आमिर खान, ये वर्ल्ड चैंपियन बने, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया इन्होंने। इसी तरीके से मैं भी वर्ल्ड टाइटल के लिए अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, पाकिस्तान को लास वेगास जैसे अरीना में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। ये मेरा एक ख्वाब है और इंशाल्लाह जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया जा रहा है IG सिंध साहब की तरफ से, CM साहब की तरफ से, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं पाकिस्तान को ज़रूर वर्ल्ड टाइटल के लिए रिप्रेजेंट करूंगा और पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इंटरनेशनल फ़ाइट्स पर अक्सर सिंध पुलिस की जानिब से आपको पजीराई मिलती है, तो इस जीत के बाद अपने फैंस को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सिंध पुलिस ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है और सिंध पुलिस की पजीराई के बदौलत ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं अपने फैंस को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करें, इसी तरीके से मुझे प्यार दें। इंशाल्लाह मैं ज़रूर पाकिस्तान के लिए एशियन टाइटल्स के बाद अब वर्ल्ड टाइटल भी जीतूँगा और इन्हीं की बदौलत मैं मोटिवेट होता हूँ और मुझे पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने में जो खुशी मिलती है वो फैंस की बदौलत ही मिलती है। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल। थैंक यू। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहीर, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त आपने
वहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है, जिसके बाद सिंध पुलिस आपको सपोर्ट करती आई है और आगे भी कर रही है। इससे अच्छी बात और क्या सकती है कि आपका अपना डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करे और सिंध गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करिए। वरना हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर मैं बलूचिस्तान की बात करूँगी, केपी की बात करूँगी, वहाँ के अक्सर जब एथलीट्स हमारे पास आते हैं तो वो ये शिकायत करते हैं कि हमें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जिसके हम हकदार हैं, तो बड़ा दुख भी होता है। लेकिन आपको ये सपोर्ट मिल रही है, ये बड़ी अच्छी बात है, मज़ीद भी मिलनी चाहिए, क्योंकि आप पाकिस्तान का परचम जाके सरबलंद करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और ना सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि जीत के भी आते हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, आपका वेलकम भी भरपूर होना चाहिए और आपको इसी तरह पजीराई मिलती रहनी चाहिए। और ज़ाहिर है आप लोग वो लोग हैं जो कि नौजवानों को भी आगे इन गेम्स के लिए तैयार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास बैकअप हो और ये सिलसिला जो है वो आगे चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी अब ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। कल तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।